देखिए कक्षा 7 का ये 9वां पाठ था, जंतुओं और पौधों में परिवहन, जिसपे कि हम लोग पहले भाग को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग उसके आगे बात करेंगे। आप लोगों के सामने एक पीपीटी पहुंच रही होगी और दिखने लगा होगा। एक लोग माइक ऑन करके बताएं, आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके थे और आगे हृदय के बारे में भी हम लोग गहन अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो रक्त है। रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रुधिर वाहिनियों के बारे में भी हो चुका है। रक्त, ब्लड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड अंग्रेजी में। और ये सभी के शरीर में पाया जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो देखिए रक्त का थोड़ा सा परिचय हम लोग जान लें। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये बॉडी को जोड़ता है जो है, इसलिए इसको तरल मतलब ये द्रव के रूप में पाया जाता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ये पूछा भी जाता है किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी याद रखिए। साधारणतः आप देखते होंगे कि मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। ठीक है। तो जैसे आप अपना भार निकाल लीजिए, भार का फिर 7% आप निकाल लीजिए, उतना शरीर में रक्त होता है जो है। ठीक है। तो ये भी एक जानकारी होना जरूरी है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता। ये पीएच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 अगर है तो उदासीन होगा वो विलयन, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो वो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसका मतलब रक्त किस प्रकार होगा? क्षारीय होगा इसमें गुण। ठीक है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है, तो ये भी याद रखिए आप लोग। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त जिस जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसको हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इसकी सामान्य परिचय आप लोगों ने देखा। अब आते हैं रक्त के संगठन यानी रक्त के भाग। रक्त के भाग 2 होते हैं। रक्त के भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं। और अगर एक चीज और पूछा जाए, रक्त कितने भागों में बटा होता है जो है, यानी तो आप वो बाद में पढ़ेंगे उसके रक्त वर्ग के बारे में। लेकिन रक्त में कितने कितने भाग होते हैं आप लोग बताएंगे कि रक्त के 2 भाग होते हैं। देखिए इसका संगठन, इसका निर्माण कैसे होता है आप देख सकते हैं। रक्त 2 भागों में, एक होता है प्लाज्मा। आपने देखा होगा कभी अगर चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे कि लाल लाल तो निकलता ही है, साथ साथ में थोड़ी देर बाद देखते होंगे चिपचिपा ऐसे निकलता है ना कुछ। आप यस सर। दो टाइप का, तो वही क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और दूसरा रक्त कणिकाएं होती हैं जो है। तो थोड़ा सा हम लोग प्लाज्मा के बारे में जान लें कि प्लाज्मा है क्या, उसके बाद फिर रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा देखिए अब आप समझ गए होंगे कि जो रक्त में हम लोगों का रेड रेड भाग रहता है, और सॉरी 1 मिनट बेटा, आगे बढ़ गई है स्लाइड। हाँ, अब देखिए इसमें प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्लाज्मा हमारी जो है रक्त में 55% होती है और रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं? 45% होती हैं। तो ये याद रखिए कि रक्त के 2 भाग, प्लाज्मा हो गया और दूसरा क्या हो गया? रक्त कणिकाएं हो गई जो है। तो प्लाज्मा देखिए, इसमें प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% अन्य पदार्थ होते हैं जो है। तो ये याद रखिए आप लोग। 1 मिनट बेटा, स्लाइड डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, कितने परसेंट प्लाज्मा कितना परसेंट होता है रक्त में? आप बताएंगे
10%। 55%। 55। 55%, वेरी गुड। और 55% में आप लोग एक चीज ये बताएं कि पानी की मात्रा कितनी होती है? 90%। देखिए, दो भाग हो गए, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% अन्य पदार्थ होता है। अन्य पदार्थ में आप देख सकते हैं प्रोटीन लगभग 7%, नमक साल्ट होता है 0.9%, ग्लूकोज 0.1% होता है। ये प्लाज्मा में होता है। और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। भाई रक्त जैसे बहता रहता है ना, तो ऊपर ये क्या होता है, एक फाइब्रिन की जाल बिछ जाती है जो है, जैसे कहीं चोट लगी, रक्त बहता रहता है, तो ये प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ये एक जाल टाइप की बिछा देती है और रक्त का बहना बंद हो जाता है, यानी ऊपर थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये प्लाज्मा में पाई जाती है। और ये हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करती है और जो चोट लगी रहती है उसके घाव को भी भरने का कार्य करती है। तो ध्यान रखिए, एक प्रश्न कभी कभी बनता है आपको कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सीरम याद रखिएगा कि अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन को निकाल दिया जाए तब क्या कहा जाता है? सीरम बोला जाता है। तो प्लाज्मा के बारे में इतना आप लोग जानते रहिए। एक भाग को हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया इसके बारे में। अब हम लोग रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। रक्त कणिकाएं क्या है? देखिए, रक्त कणिकाएं 45% होती हैं और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, आप लोग जानते हैं इसको, लाल रुधिर कणिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। और सबसे पहले हम लोग लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं जिसको आरबीसी। तो देखिए, पहला प्रश्न ये बनता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग याद रखिए, बोन मैरो या अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? लीवर या प्लीहा में, स्प्लीन। और इसलिए आरबीसी का इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान लीवर को या प्लीहा को, और इसको जो है यहाँ पर आके ये इनकी मृत्यु होती है। और इनका जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। देखिए, ये आरबीसी के द्वारा हमारे शरीर में जो निर्माण होता है प्रोटीन, विटामिन और विटामिन B12, फोलिक एसिड, इसका जो है आरबीसी के माध्यम से निर्माण होता है। और इसमें केंद्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ अपवाद है, जैसे ऊंट हैं, लामा हैं, इसमें पाया जाता है, इसके आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है। लेकिन मानव की बात की जा रही है तो मानव में हमारे जो ब्लड होता है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जीवन काल आरबीसी का क्या होता है? 100 से 120 दिन होता है। और उसके बाद जाके लीवर और प्लीहा में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, भ्रूण अवस्था में यानी बच्चा जब पेट में रहता है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? उसके लीवर और प्लीहा में होता है। ध्यान रखिएगा, उल्टा हो जाता है। जहाँ आरबीसी मरती है, लेकिन जो भ्रूण होता है पेट में जो बच्चे होते हैं उनका जो है उनमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर और प्लीहा में होता है। और देखिए, हमारा जो है आरबीसी लाल रंग की दिखाई पड़ती है। ये हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण हमारा ब्लड जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है जो है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन यानी लोहे वाला जो यौगिक है तत्व है, कौन सा है? हिमैटिन। हीमोग्लोबिन में जो आयरन तत्व पाया जाता है, कंपाउंड यौगिक पाया जाता है, उसको हिमैटिन बोलते हैं। ये आरबीसी के बारे में इतना जानिए आप लोग, तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके कार्य को देखा जाए।
यानी आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य आप देख सकते हैं कि ये कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने और तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य करती है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का कार्य करती है, यानी शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाती है और जैसे ऊंचाई पर कोई है 42 मीटर 4200 मीटर की ऊंचाई पर अगर हैं तो उस समय आरबीसी 30% की वृद्धि हो जाती है। और आरबीसी की संख्या हम हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। आगे बात करते हैं इससे होने वाले रोग। आरबीसी की कमी से एनीमिया आप जानते हैं, रक्त अल्पता जिसे बोलते हैं, जॉइंडिस जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं, तो ये 2 रोग होने की संभावना रहती है इससे, अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो है।